अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हमने स्टडी करना है टाउनसेंड सेकंड आयनाइजेशन कोफिशिएंट। ठीक है, टाउनसेंड फर्स्ट आयनाइजेशन कोफिशिएंट आप पढ़ चुके हैं। टाउनसेंड फर्स्ट आयनाइजेशन कोफिशिएंट के बारे में स्टडी करते हुए हमने ये इक्वेशन निकाली थी I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर अल्फा एक्स। ठीक है, सेकंड लेक्चर में इसकी डेरिवेशन भी है, आप वहाँ से दोबारा रिवाइज कर सकते हैं देख के। I इज इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर अल्फा एक्स। इसमें जो अल्फा है ये वाला, ये जो है ये आपका टाउनसेंड फर्स्ट आयनाइजेशन कोफिशिएंट है। टाउनसेंड फर्स्ट आयनाइजेशन कोफिशिएंट, ये फर्स्ट क्यों है? ये यानी कि जब जो टाउनसेंड है वो ये गैस में इंसुलेशन ब्रेकडाउन किस तरह होता है, गैस डिस्चार्जेस को जब स्टडी कर रहा था, तो पहले जब उसने स्टडी किया है तो वो हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा था कि उसने किस तरह स्टडी किया, तो उसने फिर इसकी क्या फाइंडिंग्स हुई, तो उन फाइंडिंग्स की बेस पे उसने ये कोफिशिएंट निकाला था। ठीक है, जो कि कहता है कि जो इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि नंबर ऑफ आयोनाइजिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयोनाइजिंग कोलिजन्स के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग अ यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, तो वो जो चीज़ है वो आयनाइजेशन फर्स्ट आयनाइजेशन कोफिशिएंट है। अब इसके मुताबिक ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसके मुताबिक अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, एल एन, यानी कि ये जब इक्वेशन बनेगी तो ये क्या बनेगी, एल एन आई इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स आई ओवर आई नॉट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करके ये इक्वेशन बनेगी। जब इसको आप यहाँ फिर ये आई नॉट इस साइड पे भी रह सकता है, ठीक है, माइनस या प्लस प्लस यहाँ पे ये आई नॉट ऐसे रहता है। ठीक है, ये इक्वेशन किस तरह ये इस इक्वेशन के मुताबिक जो आपका ग्राफ बनना है ना, वो इस तरह कोई स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। ठीक है, अल्फा जो सी है वो उसकी स्लोप होगी। ठीक है, ये इसका y इंटरसेप्ट होगा और ये आपका y की वैल्यू होगी। ठीक है, इस साइड पे आपका जो है वो लॉग का स्केल है। ठीक है, ये आपका लॉग का स्केल है, लॉग या नेचुरल लॉग। ठीक है, करंट का लॉग का स्केल है और इस साइड पे आपका क्या है, x है। x क्या है आपका, इलेक्ट्रोड स्पेसिंग। यानी कि जो आपके दो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके दरमियान की जो स्पेसिंग है, ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस स्पेसिंग है, इसको एक्स है, इसको आप इंक्रीज करें डिक्रीज करें। ठीक है, जिस तरह भी एक्स की वैल्यू आपने पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पे ली है, फिर इतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लिए, फिर इतने डिस्टेंस पे यहाँ ये इसको ही मूव करके कम ज़्यादा करके जब आपने चेक किया है, तो इस इक्वेशन के मुताबिक आपकी ग्राफ की स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह ये ग्राफ में स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। अब ये 3 इसलिए हैं क्योंकि इसने 3 अलग-अलग E/P की रेशियोज़ पे ये लिया है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो कुछ एक्सटर्नल वैल्यूज़, एक्सटर्नल पैरामीटर्स जो उसकी एनवायरनमेंट होती है उसको भी सेट करते हैं ना। तो जो E/P की रेशो उसने 3 मुख्तलिफ पे वैल्यूज़ लेके देखी हैं। पहले E/P जो-सी है एक सेटिंग की E/P, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिवाइडेड बाय प्रेशर। ठीक है, ख़ास पर्टिकुलर प्रेशर पे और ई वाले पे उसने E/P की एक रेशो सेट की, उस पे सारी वैल्यूज़ ली आई की और इलेक्ट्रोड स्पेसिंग की, कि हर इलेक्ट्रोड की जो डिफरेंट स्पेसिंग करके उसकी करंट की वैल्यू मेजर की है जब डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया। ठीक है, जब ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया, डिस्चार्ज करंट मूव करने लग गया, तो डिफरेंट स्पेसिंग के लिए डिफरेंट करंट की वैल्यूज़ ली हैं और फिर उसके बाद इसने ग्राफ प्लॉट किया। फिर E/P की एक और वैल्यू सेट की, उसके लिए डिफरेंटली ग्राफ प्लॉट किया। E/P की थर्ड सेटिंग की, फिर डिफरेंट वैल्यूज़ पे ग्राफ प्लॉट किया। अब हर केस में इक्वेशन तो चूंकि ये है, ठीक है, इक्वेशन चूंकि ये है तो हर केस में क्या होना चाहिए कि ग्राफ तो इस इक्वेशन के मुताबिक मैथमेटिकली जो ग्राफ है आपका वो तो आना चाहिए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो लेकिन ग्राफ क्या था कि जब उसने अब मैथमेटिकली स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, लेकिन जब उसने एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज प्लॉट की तो ग्राफ उसका एक खास पॉइंट के बाद जाके ये कर्व होने लग गया ऐसे। ठीक है, अब ख़ास एक पॉइंट के पास जाके कर्व होने लग गया। ये बात आपने याद रखनी है कि ये इलेक्ट्रोड स्पेसिंग और करंट के दरमियान का ग्राफ है। जब हमने फर्स्ट आयनाइजेशन कोएफिशिएंट में ग्राफ स्टडी किया था ना,
जो कि जिसकी जो इस तरह करके था, यहाँ से पहले प्रोपोर्शनल आता था, फिर कांस्टेंट हो जाता था, फिर यूं करके एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा था, वो आपका वोल्टेज और करंट का ग्राफ था। उसमें इलेक्ट्रोड की स्पेसिंग एक ही थी, कांस्टेंट थी, ठीक है। वो फर्स्ट आयनाइजेशन कोएफिशिएंट के टाइम हमने ये स्टडी किया था। तो ये वो चीज़ नहीं है, ये आपकी इलेक्ट्रोड की स्पेसिंग को चेंज करके तो करंट चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये वो वाला ग्राफ है। तो ये एक ख़ास पॉइंट के बाद ये यूं कर्व होने लग गया, ठीक है। तो अब फिर उसको अपनी थ्योरी को रिवाइज करना पड़ा, चूँकि उसने जो इनिशियल थ्योरी दी थी उसके मुताबिक जो उसने कैलकुलेशंस की हैं उसके मुताबिक तो ग्राफ को स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, लेकिन ये एंड में अचानक करंट क्यों इंक्रीज कर रहा है, पहले की तरह क्यों नहीं स्ट्रेट स्टेडीली क्यों नहीं इंक्रीज कर रहा, अचानक ज़्यादा क्यों इंक्रीज करने लग गया, ठीक है। तो ये ज़रूरत उसको पेश आई कि फिर उसने अपनी थ्योरी रिवाइज की, जिसकी वजह से फिर सेकंड आयनाइजेशन कोएफिशिएंट निकला, ठीक हो गया। In his early measurements of current in the parallel plate gaps, Townsend's observation that at higher voltages the current increased at a more rapid rate than given by the above equation. Further, figure shows the kind of curves obtained by plotting log I against electrode spacing at constant pressure. ठीक है, constant pressure पे और high जब ज़्यादा voltages दें, तो अगर लो वोल्टेज पे वो देख रहा था, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड स्पेसिंग से इतना फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन जैसे-जैसे हायर वोल्टेजेस उसने देना शुरू किए हैं, तो फिर इलेक्ट्रोड स्पेसिंग जैसे-जैसे इंक्रीज़ करता गया है, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म होती गई है। पहले जब लो वोल्टेजेस थी, इतनी जल्दी नहीं थी प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म हुई। लेकिन जब उसने वोल्टेजेस में इंक्रीज़ कर दी हाई वोल्टेज पे, तो इलेक्ट्रोड स्पेसिंग जैसे-जैसे इंक्रीज़ करता गया, ये जो लिनियैरिटी है ना, ये ख़त्म होती रही, यहाँ से कर्व स्टार्ट हो गया, ठीक है। वो ग्राफ लीनियर नहीं रहा, हालाँकि इसको लीनियर रहना चाहिए था। To explain this departure from linearity at high voltages, Townsend postulated that a secondary mechanism must be affecting the current. ठीक है, अब जो उसका ये कर्व पैदा हुआ है, इसको देख के फिर उसने एक पोस्टुलेट किया, ठीक है। उसने फिर सोचा कि कोई ना कोई लाजमी एक सेकेंडरी मैकेनिज्म भी काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि प्राइमरी मैकेनिज्म कौन सा है कि आपके अंदर जो इनिशिएटरी इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे कोलिजन्स हुई हैं गैप के अंदर, या फोटो एक्साइटेशन से, या फोटो आयनाइजेशन से, या मेटास्टेबल की कोलिजन से, या डिफरेंट जो हमने प्रोसेस पढ़े थे उससे गैप के अंदर कोलिजन्स हुई हैं, इलेक्ट्रॉन्स पैदा हुए हैं, करंट पैदा हुआ है। अब सेकेंडरी मैकेनिज्म क्या है कि उन इलेक्ट्रॉन्स के पैदा होने की वजह से कोई नया मैकेनिज्म इनिशिएट हो गया है, सेकेंडरी मैकेनिज्म। यानी कि वो जो प्राइमरी कोलिजन से इलेक्ट्रॉन पैदा हुए हैं, अगर तो वो सिर्फ उन्हीं प्राइमरी कोलिजन से पैदा हो रहे होते, फिर वो एक कांस्टेंट स्टेडी रेट पे उन्होंने पैदा होता जाना था, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहे से स्ट्रेट लाइन होनी थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि एक कोई वो उन प्रोसेसेस के अलावा नए प्रोसेस भी इन्वॉल्व हो गया, सेकेंडरी प्रोसेस इन्वॉल्व हो गया। वो सेकेंडरी प्रोसेस किस वजह से हुआ है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स बने हैं उनकी वजह से, ठीक है। जब अगर वो कोलिजन्स ना करते, इलेक्ट्रॉन्स ना बनते, सब कुछ ठीक रहता, फिर ये सेकेंडरी प्रोसेस ने इनिशिएट नहीं होना था। वो जो इलेक्ट्रॉन्स गैप में पैदा हुए हैं उनकी वजह से ये सेकेंडरी प्रोसेस आया, ठीक है। तो अब उसने देखना है कि क्या था सेकेंडरी प्रोसेस। उसने पहले देखा, ही फर्स्ट कंसिडर्ड लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गैस बाय कोलिजन ऑफ पॉजिटिव आयंस, और उसके बाद लेटर द लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड बाय पॉजिटिव आयन बम्बार्डमेंट। वही ना, फिर उसने सोचा कि शायद वो जो पॉजिटिव आयंस हैं गैप के अंदर, वो जाके कैथोड से टकरा रहे हैं, तो उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। इस असम्पशन की बेस में उसने फिर इक्वेशन निकाली आपने सेल्फ सस्टेन्ड डिस्चार्ज की, ठीक है। सेल्फ सस्टेन्ड डिस्चार्ज का मतलब ये कि एक दफ़ा डिस्चार्ज जब हो गया, तो फिर उसको कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं चाहिए, फील्ड आप रिमूव भी कर लें तो वो डिस्चार्ज इस पॉइंट पे पहुंच गया कि वो बस खुद ही होता जाएगा, ठीक है। वो शॉर्ट हो गया, इंसुलेशन ख़त्म होगी, ख़राब होगी, ठीक हो गया। और इसके अलावा अब ये उसने क्या किया, पॉजिटिव आयन बम्बार्डमेंट कंसीडर किया। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि एक और प्रोसेस, ये लिखी हुई बात, अनदर process responsible for upcurving of the log ID graph in the figure includes secondary emission from cathode by photon impact, ठीक है। पॉजिटिव आयन बम्बार्डमेंट भी हो सकती है, फोटोन इम्पैक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा जौन सा है, ये दोनों, ये लिखी हुई बात के दोनों एट द सेम टाइम भी हो सकते हैं, बल्कि होते हैं दोनों एट द सेम टाइम। इन प्रैक्टिस बोथ पॉजिटिव आयंस एंड फोटॉन्स मे बी एक्टिव एट द सेम टाइम, ठीक है। इसके अलावा फर्दर मोर मेटास्टेबल एटम्स मे कंट्रीब्यूट टू द सेकेंडरी इमिशन एट द कैथोड।
which of particular secondary mechanism is predominating depends largely upon the experimental conditions in question। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या बात हो रही है कि टाउनसेंड ने इनिशियली सोचा था कि शायद पॉजिटिव आयन बम्बार्डमेंट हो रही है, लेकिन इन रियलिटी सारे ही प्रोसेसेस जो कि बाद में उसकी स्टडीज से भी, ये जो बाद में डिफरेंट स्टडीज हुई हैं उनसे पता लगा है कि जो कैथोड प्रोसेसेस हैं जिनको हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था, वो सारे के सारे ही एक्टिव हो सकते हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, जिनकी वजह से ये जो है आपका डिपार्चर फ्रॉम लिनियरिटी है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे अप कर्विंग हो रही है, वो थर्मोआयनिक एमिशन भी हो सकती है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी हो सकता है, वो पॉजिटिव आयन बम्बार्डमेंट की वजह से भी हो सकता है, वो मेटास्टेबल एटम्स की बम्बार्डमेंट की वजह से हो सकता है, वो फील्ड एमिशन हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब इन सारे प्रोसेसेस को कंबाइन करके इन सब की वजह से जो अफेक्ट आ रहा है उसको हमने कह दिया है, उसके लिए हमने एक कांस्टेंट डिफाइन किया है और वो कांस्टेंट है टाउनसेंड सेकेंड आयनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, there may be more than one mechanism operating and producing secondary ionization in discharge gap, and it is now customary to express the secondary ionization by a single coefficient gamma। ठीक है, और एंड इट मे रिप्रेजेंट वन और मोर ऑफ द सेवरल पॉसिबल मैकेनिज्म्स। ठीक है, वही जो मैंने अभी बात की है कि गैमा से हम अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंडरी जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, और वो एक से ज़्यादा प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर सकता है। और कौन सा प्रोसेस हो रहा है कि यानी कि कौन सा प्रोसेस डोमिनेंटली हो रहा है, हो तो तकरीबन सारे रहे होते हैं कोई, लेकिन इतना डोमिनेंट नहीं होता, कोई थोड़ा बहुत हो रहा होता है, कोई ज़्यादा हो रहा होता है। तो वो डिपेंड कर रहा है कि आपकी जो है एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस क्या हैं जिनके अंडर आप चेक कर रहे हैं। ठीक है, वो कंडीशंस क्या थर्मोआयनिक एमिशन के लिए ज़्यादा आइडियल है, वो ज़्यादा हो रही है, पॉजिटिव आयन बॉम्बार्डमेंट हो रही है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए ज़्यादा आइडियल है। ठीक है, डिपेंड कर रहा है आपकी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे। अब हम देखते हैं कि टाउनसेंड सेकेंड आयनाइजेशन कोफिशिएंट है क्या चीज़। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को आपने गौर से देखना है, आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि टाउनसेंड फर्स्ट आयनाइजेशन कोफिशिएंट क्या है और सेकेंड आयनाइजेशन कोफिशिएंट क्या है। और अब यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ सेकेंडरी, और ये सारी जो चीज़ें मैं आपको स्टडी करवा रही हूँ इसमें से कोई भी चीज़ आपने एज इट इज़ रट्टा मार के याद नहीं करनी, चूँकि आपको ज़ाहिर है पता तो होनी चाहिए। C1 लेवल पे भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है, चूँकि पहले C1 लेवल पे इन्फॉर्मेशन होगी फिर ही आप C2 लेवल तक पहुँच सकते हैं। लेकिन पेपर में आपने एज इट इज़ रट्टे वाली कोई चीज़ नहीं लिखनी, कोई चीज़ एज इट इज़ याद की ही वहाँ पे रिपीट नहीं करनी, आपने अपने वर्ड्स में सारी बातें लिखनी है। जो भी आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा आपने अपनी वर्डिंग में, यानी कि कॉन्सेप्ट जिस तरह समझा रहे हो उस तरह लिखना है। एज इट इज़ नोट से कॉपी करेंगे तो आपके 0 मार्क्स आएँगे, चूँकि वो आपका C1 लेवल होगा। ठीक है, अगर अपने वर्ड्स में बात पूछी जाएगी उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, बात यही होगी जो यहाँ पे लिखी है वही पूछी जाएगी, लेकिन उसको आपने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, ये शो करना है कि आपको वाकई अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये सब कुछ आपने C2 लेवल पे के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है। ठीक हो गया? हाँ जी, ये गैमा है, ये है सेकेंड आयनाइजेशन कोफिशिएंट। ये क्या है? नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड एट कैथोड पर आयनाइजिंग कोलिजन इन द गैप। ठीक है, गैप के अंदर एक आयनाइजिंग कोलिजन हुई। आयनाइजिंग कोलिजन का क्या मतलब कि एक ऐसी कोलिजन हुई, चाहे वो इलेक्ट्रॉन की हुई, एटम के साथ, मेटास्टेबल की हुई, एटम के साथ, कुछ भी हुई, कोई ऐसी कोलिजन हुई जिसकी रिजल्ट में आयनाइजेशन हुई, यानी कि जिसके रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ इन द गैप। ठीक है, जो इन द गैप का क्या मतलब कि ये प्राइमरी प्रोसेस है। अब एक कोलिजन हुई, गैप के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है। ठीक हो गया? अब इस प्रोसेस की वजह से आपके कैथोड से मतलब कि कैथोड से कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं उसको हम गैमा से डिफाइन करते हैं। क्योंकि जब आपकी आयनाइजिंग कोलिजन हुई है तब आपका एक इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हुआ, तब आपका एक पॉजिटिव आयन भी बना है, हो सकता है आपका कोई फोटोन भी रिलीज हुआ। ठीक हो गया? तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन, फोटोन, पॉजिटिव आयन है, ये आगे मुख्तलिफ और प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं जिससे अल्टीमेटली आपके कैथोड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। पॉजिटिव आयन डायरेक्ट आके बम्बार्ड कर सकता है आपके कैथोड पे, फोटोन आके डायरेक्ट अब्जॉर्ब हो सकता है आपके कैथोड से, जिसकी वजह से आपकी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाए। ठीक है, वो पॉजिटिव आयन किसी और आयन से टकरा के उसको मेटास्टेबल बना सकता है, वो मेटास्टेबल जाके फिर आपके
कैथोड से कनेक्ट कर मतलब के हिट कर सकता है, फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। इस तरह डिफरेंट वो जो एक आयनाइजिंग कोलिजन हुई थी ना, वो आगे से मुख्तलिफ प्रोसेसेस को जन्म दे सकती है, जिनसे अल्टीमेटली आपके कैथोड से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो। और ये भी नहीं कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकते हैं, ठीक है। वो जो आपकी आयनाइजिंग कोलिजन हुई थी उसमें से हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन ने कोई आगे मेटास्टेबल बना दिया हो, जो आपका प्रोटॉन है वो डायरेक्ट जाके लग गया हो, जो आपका पॉजिटिव आयन है वो जब कैथोड की तरफ जा रहा था वो डिफरेंट आपके एटम से टकराया तो उनको उसने मेटास्टेबल बना दिया, ठीक है। डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो एक आयनाइजिंग कोलिजन अगर गैप में हो रही है, उसके रिजल्ट में कितने नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? जो कैथोड से एमिट हो रहे हैं, ठीक है। उसको हम डिफाइन करेंगे बाय गैमा, ठीक है, बाय गैमा इस टाउनसेंड्स सेकंड आयनाइजेशन कोएफिशिएंट, ठीक हो गया। अब उसको डिफाइन करने के अलावा हमने ये डिफरेंट एन डिफाइन किए, ठीक है। एन नॉट क्या है? नंबर ऑफ प्राइमरी फोटो इलेक्ट्रॉन्स और एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड एमिटेड फ्रॉम द कैथोड, ठीक है। ये वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कैथोड से निकल रहे हैं, ठीक है। कैथोड से अब आप एक चीज नोट करें, दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। एक वो इलेक्ट्रॉन्स वो जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स है, इनिशिएटरी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। जब अभी गैप के अंदर कोई डिस्चार्ज ऐसा सच नहीं हो रहा था, गैप के अंदर एवलांच नहीं बनी थी, तो स्टार्ट में बाहर से कहीं से लाइट आई या कोई थोड़ा बहुत फोटोन पहले गैप में एग्जिस्ट कर रहा था या क्या, वो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकले थे ना, वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है, ठीक हो गया। वो उस टाइम के इलेक्ट्रॉन है जब अभी इलेक्ट्रॉन एवलांच गैप में नहीं बना था। जब गैप में एवलांच स्टार्ट हो गया, गैप में डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया है, उसके उस डिस्चार्ज की इफेक्ट की वजह से जो नए इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं कैथोड से, ठीक है, उनको हम एन नॉट डैश कहेंगे। नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस एट द कैथोड, ठीक हो गया। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस एट द कैथोड उसको एन डबल डैश कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये इस पे मिस्टेक हुई है राइटिंग में, ये यहाँ पे ऐसे आएगा एन नॉट डबल डैश इज इक्वल्स टू एन नॉट प्लस एन नॉट डैश, ठीक है। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कैथोड से निकल रहे हैं वो कौन से हैं? प्राइमरी आपके इलेक्ट्रॉन्स प्लस सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट देखें, ऑन एवरेज ईच इलेक्ट्रॉन लीविंग द कैथोड प्रोड्यूसेस दिस मच कोलिजन्स इन द गैप, ठीक है। ये उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इसकी भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक जो इलेक्ट्रॉन है वो, इसकी चला डिटेल में भी चले जाते हैं। आप इसने क्या बात की है कि एक जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये कैथोड से निकला है, ये जब चलता जा रहा है, ये एनोड है, ठीक है, ये एनोड तक पहुंचा है, तो रास्ते में इसने कितनी कोलिजन्स की हैं, ठीक है, इसने रास्ते में कितनी कोलिजन्स की हैं इस एक इलेक्ट्रॉन ने जो कि कैथोड से निकला है, वो आपके एनोड की तरफ जाते हुए रास्ते में इसने कितनी कोलिजन्स की हैं, उसको ये कह रहा है कि जी ई रेस टू पावर अल्फा डी माइनस 1 ये की है, ठीक है। अगर आप याद करें, ये वाली जो चीज़ है इसको हमने लेक्चर 2 में किस तरह डिफाइन किया था? ये वो है कि लाइक टोटल ये इस तरह थी, n इज इक्वल्स टू एन नॉट ई रेस टू पावर अल्फा डी। तो ये जो चीज़ थी इसको हमने क्या कहा था? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द एनोड, ठीक है। उसमें ये इनिशियल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, ये इलेक्ट्रॉन एवलांच था, ठीक है। तो ये चीज़ क्या थी? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द एनोड, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल प्राइमरी प्रोसेस से एक इलेक्ट्रॉन निकला था कैथोड से, ठीक है, एन नॉट 1 था, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द एनोड कितने होंगे? ई रेस टू पावर अल्फा डी, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग एनोड ई रेस टू पावर अल्फा डी होंगे, ठीक है। अब टोटल ई रेस टू पावर अल्फा डी रीच हुए हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने आयनाइजिंग कोलिजन्स कितनी की हैं? वो इसमें से -1 होगा। आयनाइजिंग कोलिजन्स -1 क्यों होगा? चूंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये खुद भी तो एनोड पे पहुंचा है ना,
ये भी तो एनोड तक पहुंचा है ना, तो ये इसके अंदर ही काउंट हो रहा है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द एनोड। तो इस इसने आयनाइजिंग कोलिजन्स कितनी की हैं, जितने बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अलावा जितने बाकी इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे हैं, ठीक है, उतनी इसने आयनाइजिंग कोलिजन्स की हैं, इसलिए क्या किया है इसमें से 1 को माइनस किया है। ठीक हो गया, ये खुद को यानी कि खुद इलेक्ट्रॉन ये भी तो पहुंच गया था ना यहाँ पे, तो इसको हमने -1 कर दिया, तो इतनी इसने आयनाइजिंग कोलिजन्स की हैं। ठीक है, अपने कैथोड से जब चला है और एनोड तक पहुंचा है, तो टोटल नंबर ऑफ आयनाइजिंग कोलिजन्स इसने इतनी की हैं, e⁻⁴ ठीक है। तो फिर क्या है कि द नंबर ऑफ आयनाइजिंग कोलिजन्स इन द गैप, अब ये एक इलेक्ट्रॉन ने की है, ठीक हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ने ही इतनी की है। तो जो आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड से निकल रहे हैं, उन्होंने कितनी कोलिजन्स की होंगी, एक इलेक्ट्रॉन ने कितनी कोलिजन की है, e⁻⁴ और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं कैथोड से एन नॉट, उन्होंने कितनी कोलिजन्स की हैं, e⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय एन नॉट डबल डैश। ठीक हो गया, ये लिखा हुआ है उन्होंने। ये आपका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा होपफुली आपको, कि एक इलेक्ट्रॉन जब निकला उसने इतनी कोलिजन्स की, जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डबल डैश हैं तो उन्होंने कितनी कोलिजन्स की, जस्ट मल्टीप्लाई कर दें इस टर्म के साथ। ठीक हो गया, तो अब देखें कि आपके गैमा की कैसे इन्होंने ये वैल्यू लिखी है, उसकी डेफिनेशन क्या है गैमा की, नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, गैमा की क्या डेफिनेशन है, नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसको हमने एन नॉट डैश कहा है, एन नॉट डैश, नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड पर आयोनाइजिंग कोलिजन इन द गैप। ठीक है, पर आयोनाइजिंग कोलिजन इन द गैप, इसका मतलब डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आयोनाइजिंग कोलिजन्स करेंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू बनेगी कि पर आयोनाइजिंग कोलिजन इन द गैप कितना उसने किया। ठीक है, जिस तरह आपका होता है कि 5 मीटर्स में जौन सा है वो स्टूडेंट या इसकी क्या एग्जांपल होगी, जिस तरह आपकी एग्जांपल होगी जी कि 5 ऑरेंजेस आपने लिए हैं 10 रुपीज़ में। ठीक है, तो 1 रुपये में आपको कितने ऑरेंज पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर ऑरेंज आपको कितने पैसे पड़ेंगे, तो उसमें क्या करते हैं कि आपने 1 ऑरेंज में कितने पैसे पड़ेंगे, तो आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे पैसों को, ठीक है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस के साथ। तो इसी तरह यहाँ पे भी आपने जब किया है कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड पर आयनाइजिंग कोलिजन, तो आयनाइजिंग कोलिजन टोटल जितनी हुई है ना, उनके साथ टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड कर देंगे। ये टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स है, और टोटल नंबर ऑफ आयनाइजिंग कोलिजन्स क्या है, एन नॉट डबल डैश e⁻⁴ ठीक है, तो ये बाय डेफिनेशन आपका गैमा आ गया, गैमा की ये इक्वेशन आ गई है, उसकी डेफिनेशन के मुताबिक जो वो जिस तरह वो डिफाइन कर रहा है उस तरह हमने उसको गैमा को उसकी डेफिनेशन के मुताबिक जो टर्म्स थी उनके साथ लिखा है, तो ये उसकी इक्वेशन आ गई है। अब नेक्स्ट आगे हमने देखना है कि जिस तरह प्राइमरी के हिसाब से हमारा करंट था ना, I इज इक्वल्स टू आई नॉट e⁻⁴ तो जब हम सेकेंडरी प्रोसेसेस को भी इन अकाउंट ले आएंगे, जब हम उन प्रोसेसेस को भी देखने लग जाएंगे, तो फिर हमारे करंट की अब न्यू वैल्यू क्या होगी, लेट्स सी। ठीक है, ये उसी इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया है, तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास क्या इक्वेशन थी, गैमा इज इक्वल्स टू एन नॉट डैश ओवर एन नॉट डबल डैश e⁻⁴ ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसको अब हम रीअरेंज करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी इस तरह। ठीक है, ये कैसे आएगी, ये देखें गैमा से मल्टीप्लाई हो जाएगी ये वाली टर्म होल जाके। ठीक है, ये गैमा से मल्टीप्लाई होगी तो गैमा डबल डॉट डैश इंटू e⁻⁴ इज इक्वल्स टू एन नॉट डैश। ठीक है, ये जैसे इसने में हमने इधर इसको राइट साइड पे लिखा है एन नॉट डैश को, यहाँ पे इसने लेफ्ट साइड पे लिखा। ठीक है, लेकिन इक्वेशन बेसिकली वही बनी जो यहाँ पे बन रही। ठीक है, अब वो आप याद रखें कि याद करें कि पिछले स्लाइड में हमने क्या देखा था कि एन नॉट डबल डैश इज इक्वल्स टू एन नॉट प्लस
एन नॉट सिंगल डैश, ठीक है। उसका क्या मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड से निकल रहे हैं वो किसका सम है, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं कैथोड से प्लस जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं कैथोड से, ठीक है। दोनों को प्लस करें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे थे, सॉरी मैंने बीच में वीडियो पॉज की थी, अगर आपको डिसकंटिन्यूटी लग रही हो यहाँ पे तो वो वीडियो पॉज की वजह से आया था। यहाँ पे हम बेसिकली बात कर रहे थे कि ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये हमने पिछली स्लाइड में देखी है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड से निकल रहे हैं वो किसके सम के इक्वल हैं, कि प्राइमरी जो है इलेक्ट्रॉन्स प्लस सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड से निकल रहे हैं। तो इस इक्वेशन के मुताबिक एन नॉट डैश आपके किसके इक्वल होगा, एन नॉट डबल डैश माइनस एन नॉट, ठीक है, इस चीज़ का इक्वल हो जाएगा। तो ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम पुट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। लेट्स सी, फिर देखते हैं क्या आता है। गैमा एन नॉट डबल डैश ई रेज टू पावर अल्फा डी माइनस वन इज इक्वल्स टू एन नॉट डबल डैश माइनस एन नॉट, ठीक हो गया। अब ये यहाँ पे जो सा है ना, ये इस इक्वेशन को पुट किया तो उन्होंने ये किया। अब यहाँ पे हम इसको आगे सॉल्व करें फर्दर, तो एन नॉट वाली जो टर्म्स हैं इनको एक साइड पे लेके जाएं, ठीक है। चूंकि हमने फाइनली एन नॉट देखना है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जो पैरानाइजिंग कोलिजन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक तो सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों प्रोसेसेस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वहाँ का रिजल्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को एक साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये इस साइड माइनस हो रहा है, इसको मैं राइट साइड पे ले आई हूँ, तो यहाँ पे जाके ये एन नॉट प्लस होने लग गया, ठीक है। और यहाँ वाली जो पूरी टर्म है इसको मैं उठा के उस साइड पे ले गई हूँ, तो उधर जाके ये क्या होगी, माइनस होगी, माइनस गैमा एन नॉट डबल डैश इंटू ई रेज टू पावर अल्फा डी माइनस वन, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ये वाली टर्म पूरी उठा के मैं इधर लाई हूँ और ये वाली पूरी उठा के इधर ले गई, इधर माइनस होता जाके प्लस हो गया, यहाँ पे ये इधर जब गया तो ये माइनस हो गया। तो अब आपका क्या होगा, अब आपने यहाँ पे एन नॉट को, एन नॉट डबल डैश को कॉमन लेंगे, एन नॉट डबल डैश आपका कॉमन आया तो पीछे आपका क्या बचा, वन माइनस गैमा ई रेज टू पावर अल्फा डी माइनस वन, ये आपकी टर्म पीछे बच गई है, ठीक है, जब कॉमन लिया। तो अब यहाँ से इसको चूंकि हमने एन नॉट डबल डैश को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये वाली पूरी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, एन नॉट डबल डैश इज इक्वल्स टू एन नॉट ओवर वन माइनस गैमा ई रेज टू पावर अल्फा डी माइनस वन, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीविंग द कैथोड, ठीक है, ड्यू टू बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसेस, वो हमारे पास इस चीज़ के इक्वल आ गया। इसमें अब हमारे पास गैमा भी है और अल्फा भी है, आयन टाउनसेंड के दोनों आयनाइजेशन कॉफिशिएंट हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हम इसको देखते हैं कि ये करंट की इक्वेशन हमें किस तरह देगी। यहाँ पे ये जो हमने एंड में वैल्यू इक्वेशन निकाली है अभी एंड नॉट डबल डैश की, ठीक है, ये ओवरऑल गैप के करंट की हमें इक्वेशन किस तरह देगी। अब जो हमारा फर्स्ट आयनाइजेशन कॉफिशिएंट जो था उसके मुताबिक हमने ओवरऑल जो गैप की इक्वेशन निकाली थी वो क्या करती थी, वो क्या कहती है, एन इज इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज टू पावर अल्फा डी, ठीक है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो ये वाली चीज़ है ना, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द एनोड है, इसको मैंने इसलिए यहाँ पे एन डी कह दिया कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द एनोड। रीचिंग द एनोड इसलिए चूंकि ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस है बिटवीन कैथोड एंड एनोड। अगर ये यहाँ पे x हो ना, x कोई भी डिस्टेंस हो आपका एनोड और कैथोड के दरमियान का कोई डिस्टेंस है, तो फिर ये एन एक्स होगा, फिर ये उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो x डिस्टेंस तक रीच कर रहे हैं। जब यहाँ पे d है तो ये एनोड का डिस्टेंस है, तो ये फिर उतने नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो d पे रीच कर रहे हैं। और ये एन नोट क्या चीज़ है, एन नोट वो चीज़ है जो कि आपके इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन करने के लिए मौजूद हैं गैप के अंदर। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब पहले सिर्फ प्राइमरी प्रोसेस कंसीडर कर रहे थे, तो ये सिर्फ वो एन नॉट थे जो कि प्राइमरी प्रोसेस की वजह से इनिशियली कैथोड से निकल रहे थे।
अब जब हमने प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रोसेसेस को आप इंक्लूड किया है, तो फिर क्या है कि एन डी आपका एन नॉट क्या बन जाएगा, एन नॉट डबल डैश, यानी कि दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसेस दोनों की वजह से जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, जो उनकी वजह से टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स बने और वो एनोड तक पहुंचे। ठीक है, तो ये एन नॉट उससे रिप्लेस हो जाएगा। पहले सिर्फ प्राइमरी प्रोसेस को कंसीडर कर रहे थे, अब ये एन नॉट डबल डैश प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या इक्वेशन निकाली थी एन नॉट डबल डैश की, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो एन डी आपके क्या बन जाएगा, एन नॉट ओवर 1 माइनस गैमा ई रेज टू पावर अल्फा डी माइनस 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू पावर अल्फा डी। तो ये किस तरह लिखा गया हमारा, ये वाली टर्म बन गई है। ठीक हो गया, और यही जो जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स है उसके ही इक्विवेलेंट हमारी करंट की इक्वेशन बन जाती है, जहाँ जहाँ ये हमारा इनिशियल करंट, ठीक है, ये हमारा गैमा ई रेज़ टू पावर अल्फा डी माइनस है, ये हमारा टोटल करंट। ठीक है, स्टेडी स्टेट सर्किट करंट विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, होपफुली आपको ये अब समझ आ गई होगी कि ये इक्वेशन किस तरह आई है, और ये टाउनसेंड्स सेकेंड आयनाइजेशन कोफिशिएंट की डेरिवेशन और सारी जो इक्वेशन है वो क्या चीज़ है। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, इसी से लिंक्ड है टाउनसेंड्स क्राइटेरिया फॉर अ स्पार्क। ठीक है, यह इसी चीज़ से लिंक्ड है। स्पार्क का क्राइटेरिया क्या है टाउनसेंड का, कि किस लेवल तक का डिस्चार्ज हो जाए तो आपका स्पार्क होता है। ठीक है, वो ये चीज़ आपकी डिफाइन करेगी। अब यहाँ पे हमने वही इक्वेशन दोबारा ली है, करंट की इक्वेशन जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखी थी। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज़ पर अल्फा डी ओवर 1 माइनस gamma e raised to power alpha d minus 1। ठीक है, दिस इक्वेशन डिस्क्राइब्स द ग्रोथ ऑफ एवरेज करंट इन द गैप। ठीक है, ये इस इक्वेशन के मुताबिक ग्रोथ होती है। ठीक है, ये वो इक्वेशन है जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करी कि कैसे स्टार्टिंग से इलेक्ट्रॉन रिलीज होके फिर वो कोलिजन्स कर करके किस तरह वो डिस्चार्ज एक ट्रेवल करता हुआ नोड की तरफ जाता है। ठीक है, एज द अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीजेस, ये भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अंटिल के गैमा ई रेज़ टू पावर अल्फा डी ये 1 को अप्रोच करे। When the denominator of the circuit expression becomes 0, the current approaches infinity। ठीक हो गया, अब आइडियल केस के हिसाब से ही कह रहे हैं, यानी कि ये हमारी करंट की ग्रोथ की इक्वेशन है। ठीक है, जब ये करंट की ग्रोथ इन्फिनिटी हो जाएगी तब हमारा प्रॉपर ब्रेक डाउन हो जाएगा, तब इंसुलेशन कंप्लीट ब्रेक डाउन होगी, हमारी गैस के अंदर से करंट पास करने लग जाएगा। ठीक हो गया, तो इसको इन्फिनिटी करने के लिए कोई फ्रैक्शन हो, उसको इन्फिनिटी करने के लिए हमने क्या करना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है, ऊपर आई रेज़ टू ई रेज़ टू पावर अल्फा डी हो या कुछ हो, व्हाटएवर हो, डिनोमिनेटर में जब इन्फिनिटी होगी तो आपका जो करंट है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ये जब करंट इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो वही एक्चुअल में हमारा जो है वो ब्रेक डाउन हो गया। ठीक हो गया, तो अब हमारा यही हमारा ब्रेकडाउन का क्राइटेरिया है कि जब ये करंट इन्फिनिटी को अप्रोच करे, इन्फिनिटी को करंट कब अप्रोच करेगा, तब जब ये जो वैल्यू है ई रेज़ टू पावर अल्फा डी माइनस 1 ये इज इक्वल्स टू 0 होगी। सॉरी, यहाँ पे 0 आएगा, इन्फिनिटी नहीं आएगा, ये 0 आएगा। जब सम डिनोमिनेटर के यानी कि किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो तो आंसर इन्फिनिटी होता है। समथिंग ओवर 0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको जब हम 0 करें तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। तो ये आगे से इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ई रेज़ टू पावर अल्फा डी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये जो कंडीशन है हमारी, जब गैमा इंटू ई रेज़ टू पावर अल्फा डी माइनस 1 ये इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं टाउनसेंड्स क्राइटेरिया फॉर अ स्पार्क। ठीक हो गया जी, इस कंडीशन को हम कहते हैं टाउनसेंड्स क्राइटेरिया फॉर अ स्पार्क ब्रेकडाउन। ठीक हो गया, अगर आपका जो गैमा ई रेज़ टू पावर अल्फा डी माइनस 1 लेस देन 1 होगा तो ये कौन सा केस होगा, नॉन सेल्फ सस्टेनिंग डिस्चार्ज। ठीक है, तब आपका डिस्चार्ज नॉन सेल्फ सस्टेनिंग होगा, यानी कि आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है तो डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया, जैसे ही आपने रिमूव कर लिया है तब आपका इंसुलेशन बैक टू नॉर्मल आ गई है, डिस्चार्ज आपका ख़त्म हो गया। ठीक है,
अगर ई रेस टू पावर अल्फा डी माइनस वन की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी तो ये हमारा केस होगा सेल्फ सस्टेनिंग डिस्चार्ज का। अब ये वो डिस्चार्ज है कि ये बस एक दफ़ा चल पड़ा, इसने नहीं रुकना, अब इंसुलेशन ब्रेकडाउन हुई कि हुई, बेशक आपकी जो एक्सटर्नल सर्ज आई थी वो रिमूव भी हो जाती है तब भी इंसुलेशन ब्रेकडाउन होगी, ठीक है। तब ये सेल्फ सस्टेनिंग डिस्चार्ज है, अपने ऑन पे चलेगा, इसको बाहर से किसी एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये कंडीशन जब रीच हो जाती है, ठीक है। इनिशियली तो जाहिर है बाहर की कोई एक्सटर्नल कंडीशन आई थी, उनकी वजह से ही ये कंडीशन रीच हुई थी, लेकिन अब जब ये रीच हो गई है तो ये सेल्फ सस्टेनिंग डिस्चार्ज है। अभी अगर ये 1 से कम है तब नॉन सेल्फ सस्टेनिंग डिस्चार्ज है, तब ये रिवर्स हो सकती है। तो ये चीज़ थी हमारी टाउनसेंड्स क्राइटेरिया फॉर स्पार्क ब्रेकडाउन। इसके बाद हमारा एक टॉपिक रहता है मेन, जिसके अंदर हमने स्ट्रीमर्स मैकेनिज्म पढ़ना है, और उसके बाद फिर हमारा ब्रेकडाउन इन गैसेस का जो ओवरऑल पूरा टॉपिक है वो चैप्टर है, टॉपिक है, वो कवर हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे लिक्विड्स और सॉलिड्स में। तो अभी के लिए लेक्चर के लिए यही, इसके बाद लास्ट लेक्चर आपका गैसेस इन ब्रेकडाउन स्ट्रीमर्स का, वो इससे नेक्स्ट होगा। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।